प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से सेशन में। आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार। जल्द से जल्द जुड़ जाएं सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब सेशन में। और आज हम लोग देखने वाले हैं मानव भूगोल के अंतर्गत 7वां जो चैप्टर है उसका तृतीयक एवं तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप के लेक्चर नंबर 2 को। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द एक बार सभी लोग जुड़ जाइए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे देखेंगे लेक्चर नंबर 2, जो कि मुख्य रूप से तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप, यानी कि आप देख सकते हैं सेवा और सेवा के अलावा जो भी विभिन्न प्रकार के हम कह लें कि जो उच्च अन्वेषण वाले कार्य हैं उनसे जुड़े हुए सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण शब्द और बहुत सारे आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, तो अगर जो भी लोग उसको पढ़े होंगे तो इस चैप्टर के बारे में एक रूपरेखा उनके मन में तैयार हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं अपना ये प्यारा सा लेक्चर। और आगे बढ़ने से पहले आप इस यूट्यूब चैनल को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों तक इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी क्लास का लाभ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम सभी को पता है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं अध्याय 7 जो है तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही तृतीय क्रियाकलाप क्या है इस और इससे जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों को देख लिया था, लेकिन आज हम फिर तृतीय क्रियाकलाप से शुरू करेंगे और तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार देखेंगे। प्रकार में कौन कौन से आएंगे? व्यापार आएंगे, वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य आ गया, परिवहन आ गया, संचार आ गया, सेवा आ गया। जैसा कि मैंने आप लोग को क्लासिफिकेशन बताया था पहले ही लेक्चर में, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि मुख्य रूप से जो हमारे क्रियाकलाप हैं, तृतीय क्रियाकलाप हैं, उनको कितने रूपों में बांटा गया है? इन 3 रूपों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से तृतीय क्रियाकलाप को अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को स्टडी भारत आर्ट्स को एक बार आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अपने इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन मित्रों तक, उन दोस्तों तक जो भी एनसीईआरटी पैटर्न पे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड में पेपर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के लेक्चर को। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं अपने इस प्यारे से सेशन को, और इस सेशन में हम लोग लेकर के चलेंगे अपने जो तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप हैं उससे संबंधित तथ्यों को। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि तृतीय क्रियाकलाप होता क्या है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि तृतीय क्रियाकलाप के अनुसार हम लोग क्या देखते हैं? सेवा, या हम जिन सेवाओं का उपयोग करते हैं, जिनके बदले शुल्क देते हैं, या जो निपुण लोग होते हैं उनके रूप में हम लोग लेते हैं। ठीक है ना? देखिए, तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। किससे? सेवा से संबंधित होता है, जिसमें अधिकांश कार्यों का निष्पादन व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों, कुशल श्रमिकों तथा परामर्शदाताओं द्वारा होता है। अब देखिए, ये मुख्य रूप से किसके लिए है? ये मुख्य रूप से जो भी लोग नॉलेज रखते होंगे उनके लिए है, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हो, कुशल श्रमिक हो यानी स्किल्ड, उनके अंदर कोई ना कोई उनके अंदर क्या हो? कौशल हो, या परामर्शदाता यानी कि कोई ना कोई एडवाइस देते हो। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों कार्य सम्मिलित हैं। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन भी शामिल है और विनिमय यानी कि आदान प्रदान भी शामिल है। नया वस्तु जो हम बना रहे हैं और उसका जो यहाँ से वहां हम लोग स्थानांतरण कर रहे हैं, ये दोनों शामिल है। उत्पादन का मापन परोक्ष रूप से वेतन एवं पारिश्रमिक के रूप में होता है। उत्पादन का जो हम लोग मापन करते हैं वो किस रूप में होता है? वेतन के रूप में। याद रखिएगा, जब भी आप कोई सेवा का लाभ लेते हैं उसके बदले जो भी आप भुगतान करते हैं वही वेतन एवं पारिश्रमिक के रूप में आपके सम्मुख आता है। ठीक है, अगला देखिए, विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन एवं संचार सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी विनिमय जो हम आदान प्रदान कर रहे हैं किसके आधार पर करते हैं? देखिए, व्यापार के आधार पर, यानी कि कोई अपनी वस्तु ला करके बेच रहा है और कोई उससे दूसरी वस्तु खरीद रहा है, और किसके द्वारा? परिवहन के द्वारा, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के द्वारा। कैसे? आप यहां से जा रहे हैं किसी अन्य जगह पे, वहां से आ रहे हैं किसी अन्य जगह पे, किसके द्वारा? यही परिवहन के द्वारा। ठीक है, तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्व यहाँ किसको दिया जाता है? सेवा को। सेवाएं कौन है? जिनका हम लोग लाभ
लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए द्वितीयक एवं तृतीय क्रियाकलाप में मुख्यतः अंतर यह है कि तृतीय क्रियाएं सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकी, मशीनरी एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा कार्मिकों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव एवं ज्ञान के मुख्य रूप से निर्भर करती है। याद रखिएगा किस पे, कुशलता यानी कि उनके अंदर स्किल्ड कितने, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस कितना है, ज्ञान यानी कि नॉलेज कितना है, इसी पे जो है निर्धारित करेगी, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत माइनर अंतर है दोनों में। तो किसी के अंदर कितनी कौशल है, कितना अनुभव है, कितने साल का, यानी आज देखते हैं आज ज्यादातर महत्व कार्यों में कौशल को नहीं, हम यहाँ किसको देते हैं, मुख्य रूप से एक्सपीरियंस होल्डर को दिया जाता है, यानी कितना ज्यादा इनके पास अनुभव है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते, ये थी पिछले ही हमारे लेक्चर की चीजें जो हमने रिवाइज किया। अब बढ़ते हैं आगे आज से। तो यहाँ हमें सबसे पहले देखना है प्रकार, किसके प्रकार, तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार। अब तृतीय क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया 4 प्रकार के, आपको मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया। ये देखिए 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, कौन कौन है, वाणिज्य व्यापार हो गया, ठीक है, परिवहन हो गया, फिर आप देखेंगे संचार हो गया, और एक होता है सेवा। इनको लेकर के हम 4 रूपों में पढ़ते हैं किसको, तृतीय क्रियाकलाप को। क्लियर है सभी को। चलो देखो जी, पहले हम ले लेते हैं वाणिज्य और व्यापार, व्यापार और वाणिज्य, है ना। वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित होता है व्यापार एवं वाणिज्य को व्यापार के नाम से जाना जाता है। व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। देखिए लाभ के लिए ही व्यापार, यानी कि जो भी हम वस्तु बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें उससे लाभ प्राप्त करना होता है, तो ही हम इसे वस्तु के विक्रय में लाते हैं, और जिसे हम लोग व्यापार नाम देते हैं। व्यापार का कार्य कस्बों, याद रखिएगा, कस्बों एवं नगरों में होता है। व्यापार कहाँ होगा, गांवों में तो कम ही होता है, सबसे ज्यादा कस्बों और नगरों में होता है। गांव में क्या होता है, किसी के घर फल ज्यादा हुआ, ला के पड़ोसी को दे देता है फ्री में, है ना। किसी के घर सब्जी ज्यादा हुआ, ला के पड़ोसी को 4 घर अगल बगल सबको फ्री में बांट दिया। शहरों में ऐसा नहीं होता है ना, जिन्हें व्यापारिक केंद्रों के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक केंद्र ग्रामीण एवं नगरीय दोनों हो सकते हैं। व्यापारिक केंद्र जो है वो गांव में भी हो सकते हैं, नगर में भी, यानी शहरों में भी हो सकते हैं, दोनों जगह हो सकते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती ग्रामीण बस्तियों की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होते हैं, जैसे गांवों की जरूरत वाली वस्तुओं का जो आपूर्ति है वो कहां से होती है, ग्रामीण विपणन केंद्र से। यानी कि मान लीजिए गांव से आसपास जो कस्बे हों, गांव के आसपास जो कस्बे होते हैं, वहां पे लगभग वो सारी वस्तुएं मिल जाती हैं जो उस गांव में लोगों को जरूरी हो, ठीक है ना। तो ग्रामीण विपणन क्षेत्र में होते हैं। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते, वहां पर विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये कालिक अंतरालों पर आवधिक बाजार क्या होती है, देखिए ध्यान से समझिएगा। आप देखते होंगे किसी किसी गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है कि मंगलवार को बाजार रहेगा, किसी गांव में संडे को मार्केट होता है, यानी कि दूर दूर से उस दिन लोग मार्केट करने आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अपने चीजों को बेचने भी आते हैं, तो दूर दूर से खरीदने और बेचने आते हैं। ये साप्ताहिक मार्केट हो गया, ठीक है। नगरीय बाजार केंद्र नगरों में स्थित होते हैं और नगर वासियों की सेवा करते हैं। और जो शहर के अंदर होते हैं बाजार, नगरों में तो बहुत प्रकार के बाजार होते हैं। आजकल सुपरमार्केट का चलन है, तो आप देखेंगे कि वहां आप जाइए, वन स्टॉप सेंटर है, आपको सारी चीजें मिल जाती हैं एक ही छत के नीचे, सब्जी से लेकर के छोटे मोटे आपके घरेलू सारे आइटम मिल जाते हैं ना। नगरीय बाजार केंद्रों में साधारण वस्तुओं के अतिरिक्त विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं, जैसे श्रम का हम कह लें कि श्रम या श्रम का जो लागत, जैसे श्रम के आधार पे जो भी किए जाने वाले कार्य, जो भी उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुएं, सभी श्रम के आधार पे जो भी हम उपयोग में लाते हैं वो सभी वस्तुएं वहां पे शामिल होती हैं। कोई भी सुपरमार्केट में आप जाएंगे, आपको छोटे मोटे से लेके हर बड़ी चीजें मिल जाती हैं जो हमारे दैनिक उपयोग में जरूरी होती हैं, ठीक है। तो ये थे वाणिज्य और व्यापार। अभी इसमें और चीजें हैं वो देख लीजिए। बाजार आवासन अर्ध निर्मित एवं निर्मित उत्पादों को बाजार कहते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे बाजार क्या है, इन सभी चीजों का मिला हुआ रूप है। इनमें शैक्षिक संस्थाओं, व्यवसायिकों की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सा आदि उपलब्ध होते हैं। अब बाजारों में क्या है, बाजारों में आप देखते हैं ना हर लोग हैं। बाजार में आप जाएंगे, डॉक्टर भी आपको मिलेंगे, वकील भी मिलेंगे, सभी लोग जो हमें क्या करते हैं, अपनी अपनी सेवा प्रदान करते हैं, ये सभी लोग बाजार में हमें मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये इनका स्थान क्या है कि वहां पे
सुसज्जित है, यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए ये उनमें रहते हैं, बाजारों में ये सभी लोग रहते हैं, जहां से हमें जिसकी जरूरत पड़ती है, जिसकी सेवा जैसी सेवा, तो हम उनको प्राप्त करते हैं। फुटकर व्यापार सेवाओं में उपभोक्ता को वस्तु का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। अब देखिए फुटकर की बात आई है यहाँ पे, तो फुटकर में क्या किया जा रहा है, प्रत्यक्ष विक्रय किया जा रहा है, यानी कि जो हमारे पास है डायरेक्ट डायरेक्ट हम बेच रहे हैं। फेरी, रेहड़ी, रेहड़ी, ट्रक या डाक आदेश, दूरभाष आदि फुटकर व्यापार के प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे घर घर कोई लेके घूम रहा है, आपके दरवाजे आके पहले फेरी वाले आते थे, दरवाजे दरवाजे जाके पूछते थे और बेचते थे। अभी भी सब्जी वब्जी कभी कभी आती ही है, और कुछ कुछ छोटे मतलब कि जो हम कह लें कि विक्रेता होते हैं, वो घर घर घूम के अपनी चीजें बेचते हैं, ट्रक के माध्यम से, डाक के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। देखिए आज सबसे ज्यादा प्रचलित है टेलीफोनिक माध्यम। आज घर बैठे आप मंत्रा से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। ये क्या है, यही तो है, हमारे घर वो चीजें आती हैं फुटकर के रूप में। एक चीज अगर आपको मंगाना है मंगाइए, 10 चीज मंगाना है मंगाइए, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आ जाता है ना। आगे देखिए, स्वचालित मशीनों और इंटरनेट आधुनिक फुटकर व्यापार के स्वरूप हैं। मैंने अभी बताया ना कि आज के समय में फुटकर बाजार का जो स्वरूप है यही है। कौन है, अमेजोन है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, यही है। जो जरूरत है तुरंत ऑर्डर करो, तुरंत आएंगे। छोटे शहरों में तो मतलब टाइम लग जाता है, लेकिन बड़े शहरों में आप अगर है, हाईटेक सिटी में है, तो 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, आपके दरवाजे पे वो चीज हाजिर हो जाती है। अब इससे क्या होता है, देखिए बिचौलिए जो बीच में आते थे, सौदागरों या पूर्तिकारों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले व्यापार की रोकथाम हेतु व्यापार नाम से जाना जाता है। अब देखिए इससे क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि अमेजोन से हम डायरेक्ट मंगा रहे हैं, अब इससे बीच में जो लोग शामिल हैं उनको यहाँ से क्या हो रहा है, नुकसान प्राप्त होगा। जैसे बिचौलिए, वो पहले क्या होता था कि वे ला करके स्टॉक रख लेते थे, उसके नाम पे वे कमाते थे। जो बड़े बड़े सेठ हैं वो बहुत ज्यादा स्टॉक मार ला करके रख लिए, तो इन सभी से क्या होता था, व्यापार प्रभावित होता था। ठीक, अब आइए हम जान लेते हैं थोड़ा सा फुटकर व्यापार को। अभी आपने ऊपर फुटकर व्यापार देखा, लेकिन फिर से जान लेते हैं। और तब तक आप अपने इस प्यारे से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि वीडियो कैसी लगी आपको ये जरूर बताया कीजिए। ठीक है, चलिए जी, फुटकर व्यापार। अब देखिए यहाँ बात कर रहा है फुटकर व्यापार की, यानी हम जो टुकड़ों में चीजों को, यानी यूनिट, इकाई, एक एक चीज भी अगर हम बेच रहे हैं वस्तुओं की, तो वो फुटकर में आता है। लेकिन अगर हम किसी निश्चित मात्रा में ही वस्तुओं का जैसे विक्रय कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, थोक विक्रेता में। जैसे आपके पास एक जार टॉफी है और आप 1, 2, 10 हर तरह से बेच रहे हैं, तो ये फुटकर विक्रेता हो गया। अब कोई दूसरा है जो केवल जार ही बेचेगा, उससे कम वो बेच नहीं सकता, तो वो थोक विक्रेता में जाएगा। देखिए ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रत्यक्ष विक्रय, प्रत्यक्ष मतलब जो भी आए डायरेक्ट दे दो। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होते हैं। फेरी, रेहड़ी, ट्रक द्वारा, डाक द्वारा, दूरभाष द्वारा आदेश स्वचालित मशीन बिक्री या मशीन तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री भंडार रहित होते हैं। यही इनका उदाहरण है, किसका, फुटकर का। अभी मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था, इसलिए मैं बता दिया कि जो भी फुटकर विक्रेता होंगे, मुख्य रूप से इतना याद रखिएगा कि इकाई यूनिट को सेल करते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम लोग जरा थोक विक्रेता देख लेते हैं। देखिए थोक विक्रेता, थोक व्यापार। अब थोक का व्यापार क्या है, जो बड़े स्तर पे लोग करते हैं, जो ला करके अपने यहाँ मतलब स्टॉक रखते हैं और स्टॉक के रूप में ही बेचते हैं, बंडलों के रूप में बेचते हैं भंडारण के बाद, वही क्या कहलाते हैं, थोक विक्रेता। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। अब इसी में फायदा होता है कि इसका, बिचौलियों का, सौदागरों का और पूर्ति घरों का। बिचौलिए मतलब बीच में जो लोग, जैसे इनसे माल लिए, उनसे माल लिए और बीच में अपने रहते हैं कमीशन कमाने के लिए। सौदागरों जो बड़े बड़े इन चीजों के व्यापारी हैं, उनको सौदागर कहते हैं। पूर्ति घरों जहां लोग रखते हैं, भंडार गृह के भी रूप में हम इसे जान सकते हैं। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधे खरीदे जाते हैं। देखिए श्रृंखला भंडार से लेकर के बड़े भंडार सीधे खरीदे जाते हैं विनिर्माताओं से, यानी जहां कंपनी बना रही है वहीं से डायरेक्ट मंगा लिया जाता है। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिया स्रोत से पूर्ति लेते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री तक न जाकर के बिचौलिए से ही सामान ले लेते हैं। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं
यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेताओं की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। देखिए, थोक विक्रेता का काम क्या है, वे अपने फुटकर विक्रेताओं को उधार में भी सामान दे देंगे, ले जाओ जब पैसा होगा दे देना, लेकिन मेरे यहाँ से ले जाओ। क्यों? क्योंकि उनको अपने माल को हटाना होता है। ज्यादा से ज्यादा वे अपने वस्तुओं को क्या करते हैं कि व्यापार के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वे क्या है, वे अपने बिजनेस को चलाते रहें। ठीक है, आगे देखिए, भंडारों और सामग्री। भंडारों मतलब कि जो भी सामान आप रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास गोदाम है बड़ा, तो हम मंगा करके स्टोर कर सकते हैं ना एक्स्ट्रा भी चीजें। फुटकर व्यापार में बृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। ठीक है ना, सहकारी समुदाय थे फुटकर पे, जब वो सबसे पहले फुटकर को आगे बढ़ाने के रूप में आगे आए। विभागीय भंडार वस्तु की खरीद और भंडार के विभिन्न अनुभागों में बिक्री सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं। ठीक है, यानी इनका काम क्या होता है कि ये दे देते हैं कि भाई लो, इसकी जिम्मेदारी तुम उठाओ, और जो भी यहाँ से क्या हो रहा है कि वस्तु खरीदी या बेची जा रही है, इसके बारे में वे जानकारी रखते हैं। ये एक विभाग होता है जिसको दे करके ये विभागीय भंडार के रूप में जाना जाता है। श्रृंखला भंडार, देखिए श्रृंखला भंडार में क्या हुआ, हम किसी और से लिए हैं, वो किसी और से, ऐसे जैसे कंपनी से आने तक में वे कई स्तरों से होकर के आया है। जैसे देखिए, अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने निर्देशों पर सीधे वस्तुओं का निर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव परिणामों के अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। यानी कि उनके पास क्या है, पर्याप्त मात्रा में भंडार के अनुभव है, और उनके ही आधार पे ये क्या करते हैं, अपने भंडारों में वे भी लागू करते हैं। यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ये उसको लागू करते चले जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? तो अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को स्टडी भारत आर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और ये देखिए मोटिवेशनल लाइन है आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन। मैं शुरू में सिर्फ एक लाइन लिखा था, फिर मुझे लगा कि नहीं थोड़ा और लिखना चाहिए, क्योंकि आज बहुत अच्छी चीज मिली। देखिए पहले मैं नीचे बता दूं, ना थके कभी पैर, याद रखिएगा, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना कभी थके पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। लगातार अभी चल रहे हैं। ये आप लोगों के ऊपर मैंने लिखी। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आपके अंदर नई ऊर्जा, याद रखिएगा, नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं। अब ये जैसे ही शब्द मैंने पढ़ा, मेरे अंदर तो थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन लेवल आया। अब आपके अंदर आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। यानी आप अगर अपने लक्ष्य को देख रहे हैं और उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आपको थकना भी नहीं है, मतलब रेस्ट नहीं करना है, रुकना भी नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, हिम्मत भी नहीं हारनी है। हौसला जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, यानी कि जो भी लोग आज आपसे कहते हैं ना कि अरे तुमसे तो कुछ नहीं होगा, झूठ मूठ में पढ़ते रहते हो, जब देखो तब पढ़ते रहते हो, ये नहीं कोई काम करे, ये नहीं हो, तो उन्हें दिखाना है। इसलिए अभी सफर जारी है कि आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहिए, चलते रहिए जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, लेकिन हार नहीं मानना है। और इसमें हमेशा क्या करना है, अपने आप को मुस्कुराते हुए रखना है, हंसते मुस्कुराते रहिए। एकदम बहुत जरूरी है कि आप हंसते मुस्कुराते रहें। ठीक है ना, निराश कभी नहीं होना है, क्योंकि जब आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए परिवहन को देख लेते हैं। अगला क्रम में हम देखेंगे सेवा के रूप में। अगले जो वर्गीकरण है तृतीय का, उसमें हम देखेंगे परिवहन। परिवहन क्या होता है? देखिए परिवहन का सीधा सिंपल मतलब है, अगर हम परिवहन को यहाँ पे देखें तो परिवहन का मतलब हमारे दिमाग में आ जाता है कि एक स्थान से स्थान ए से बी पे जाने के लिए जो भी हम साधन यूज कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी कम कर रहा है, समय बचा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, वही हमारे लिए परिवहन हो गया। और हम भी जब परिवहन का उपयोग करते हैं, यानी जब भी हम यात्रा करते हैं, तो इससे हम लोग क्या लेते हैं, मतलब जब हम यात्रा करते हैं तो इस यात्रा के रूप में हम क्या करते हैं, कुछ भुगतान करते हैं। चलो, परिवहन वह व्यवस्था है
जिसमें वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जाता है। परिवहन वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे जगह लाया जाता है या ले जाया जाता है। परिवहन को किलोमीटर दूरी, याद रखिएगा, किलोमीटर दूरी, समय दूरी की लागत दूरी के खर्च के रूप में मापा जाता है। कितना किलोमीटर आप आए, पहली चीजें ये देखी जाती है। दूसरी, कितना समय लगा आपको आने में। तीसरा, कितना लागत लगा इतने में, यानी कितने लीटर तेल खत्म हुए, पेट्रोल खत्म हुए, डीजल खत्म हुए, जिससे भी आप गए हैं, तो उसके आधार पे हम दूरी को नापते हैं। परिवहन का चयन करते समय परिवहन में लगने वाले समय तथा लागत के आधार माना जाता है। अब आप कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए आपको पटना से दिल्ली जाना हो, तो आप ये देखेंगे ना कि भाई पटना से हम दिल्ली जहाज से जाएंगे, बहुत जल्दी 1 ही 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन हाँ पैसा ज्यादा लगेगा। ट्रेन से जाते हैं, थोड़ा आराम से जाएंगे, पैसा थोड़ा कम लगेगा। बस से जाते हैं, थोड़ा और अच्छे से जाएंगे, मतलब कि मीडियम स्पीड में जाएंगे, लेकिन हाँ पैसा थोड़ा और ट्रेन से ज्यादा लगेगा। तो ये सारी चीजें हमें लागत और समय के आधार पर मिलती हैं परिवहन में। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? समकाल रेखा। याद रखिएगा, समान काल मतलब होता है समय, समान समय पे मिलने वाले रेखा को समकाल रेखा कहते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे होंगे 11 में, जब मैं पढ़ा रहा था, तो जहां वायु का दाब एक बराबर रहता था पूरे पृथ्वी पे, वहां लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड को मैं बताया था कि अगर इस पे एकदम इक्वल है तो वो क्या हो गई? समदाब रेखाएं हो गई। तो उसी तरह समकाल रेखाएं हो गई जहां समय समान रहता है। दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क योजक कहलाती है। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो नोड को जोड़ने वाली सड़क योजक कहलाती है, ठीक है। दो नोड को जोड़ने वाली सड़क योजक कहलाती है। परिवहन को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक मांग और मार्ग हैं। देखिए, परिवहन को कौन प्रभावित कर सकता है? मांग, यानी कितने लोग उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, कितने लोगों को परिवहन की सुविधा चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्ग, रास्ते बने हैं कि नहीं। अरे भाई कितना हो वहां लोग हो, हम करें 5000 लोग हो, मांग कर रहे हैं कि हाँ हमें यहाँ से वहां जाना है, लेकिन वहां जाने का रास्ता ही नहीं है, तो कैसे परिवहन भेज दें? परिवहन की सुविधाएं नहीं हो सकती है ना। चलिए, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों को देख लेते हैं। आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। परिवहन की मांग जनसंख्या के आधार आकार से प्रभावित होती है, यानी जनसंख्या कितनी मात्रा में है, कहीं कहीं 5000 है और कहीं 10,000 है। तो अब 10,000 जो लोग हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा वाहनों की जरूरत पड़ेगी। अगर 100-200 है तो नहीं उतनी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी अधिक होगी। सॉरी, यानी परिवहन की मात्रा जितनी अधिक होगी। देखिए यहाँ 10,000 है तो ज्यादा मांग होगी, ये 5,000 है तो यहाँ कम होगी, यहाँ ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए देखिए, नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों में कच्चे माल, अनेक माध्यम, व्यापार प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की कई लंबाइयां पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधि मुद्रा पर मार्ग निर्भर करता है। जितनी भी चीजें आप देखें, यानी कि पहली चीज है कि नगर, कस्बा, गांव, इन सभी को या औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने के लिए हमें चाहिए परिवहन। अगर कोई उद्योग भी है तो उसे कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल आएगा कैसे? परिवहन के ही द्वारा, ठीक है। जलवायु अगर किसी परिस्थिति में वहां की ठीक नहीं है, मार्ग ठीक नहीं है, तभी हम नहीं ला सकते, नहीं तो ला सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो परिवहन के प्रभावित करने वाले कारक कौन हो गए? जलवायु, मार्ग और जो प्राकृतिक कारक हैं वे हो गए, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है मुद्रा। मुद्रा नहीं रहेगी, रास्ते आप बनाएंगे कैसे? आगे देखिए, अगला है संचार। संचार मतलब क्या होता है? एक जगह की सूचना को दूसरे जगह पहुंचाना। पहुंचाने कौन से साधन है? टेलीफोन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, यातायात, ये सभी क्या है? एक जगह से दूसरे जगह संचार के माध्यम, यानी एक सूचना को दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। देखिए, संचार में शब्दों और संदेशों तथा तथ्यों के विचारों के प्रेषण को सम्मिलित किया जाता है। संचार के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपने संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, प्रेषण करते हैं। परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। और ये जितने भी साधन हमने अभी बताया आपको, इन साधनों को क्या कहते हैं? संचार पथ कहते हैं। यानी कि ऐसा पथ जिनके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? संचार कर रहे हैं। फोन के साथ हो गया तो टेलीफोनिक हो गया,
इंटरनेट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर के रास्ते गया, परिवहन के द्वारा गया, ठीक है ना। ये सभी क्या है, ये सभी आप देखेंगे कि पथ हैं। दूर संचार का विकास विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास पर आधारित है। दूर संचार, ठीक है ना, टेलीफोनिक सेवा, अरे ये कब स्टार्ट हुआ, जब हमारे बीच किसका, यानी कि प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो इसका भी विकास होता चला गया। रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण के सशक्त माध्यम बन गए, इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। अच्छा, रेडियो और जो टेलीविजन है इसे हम लोग जनसंचार करते हैं। क्यों? अगर कोई चीज प्रसारित होती है, रेडियो पे चल रहा है कोई गाना या कोई टीवी पे सीरियल चल रहा है, तो वो पूरे उस क्षेत्र में चलता है, ठीक है, वो उस पूरे क्षेत्र में चलता है, न कि एक सीमित मात्रा में, न एक सीमित क्षेत्र में, ठीक है। अगला देखिए, संचार में वैश्विक क्रांति का श्रेय इंटरनेट को दिया जाता है। आज अगर हम बात करें तो संचार माध्यम अब शुरू हो गए हैं और इसमें वैश्विक स्तर पे सबसे ज्यादा संचार के महत्व को बढ़ाने वाला आज के समय में है इंटरनेट। अब तो वाईफाई आ गया है ना, वाईफाई आ गया है, इसके आने से और सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। अब वो भी किस पे, 5G पे, है ना, 5G पे। अभी तक 4G पे चल रहे थे, अब 5G आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो डाटा आप पहले यूज करते थे इतना महंगा हुआ करता था, आज इतना सस्ता हो गया है और इंटरनेट के द्वारा आप पलकों में एक कोने से विश्व के दूसरे कोने में एकदम हंसते खेलते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, है ना। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचार पत्रों, चित्रों या दूरभाष कालों पर पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं का प्रसारण करते हैं, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। जनसंचार मैंने अभी आपको बताया था कि एक साथ जब बड़े स्तर पे हम कोई सूचना प्रेषित करते हैं तो वो जनसंचार के माध्यम से होता है। जैसे टीवी में हमारे यहाँ कोई सीरियल चल रहा है तो ऐसा है वो पूरे इस क्षेत्र में उस क्षेत्र का प्रसारण क्षेत्र होगा, उस पूरे प्रसारण क्षेत्र के माध्यम से एक बहुत ही बड़े समुदाय को वो सारी चीजें एक साथ मिल रही होंगी। गाना रेडियो चल रहा है तो एक पूरे समुदाय को वो गाना सुनाई दे रहा होगा। ऐसा नहीं है कि बस जिसने रेडियो खोला है पहली बार उसी को सुनाई, नहीं, उस बैंड पे, यानी कि जो नंबर आप देखते हैं रेडियो का ट्रांसमीटर का, उतने पे जो जो अपना चैनल रखा होगा उन सभी को वो चीजें प्राप्त हो रही होंगी। तो इसे जनसंचार करते हैं। जन मतलब जनता को, संचार एक साथ सभी के साथ संपर्क करना। व्यक्तिगत संचार जो होता है, जैसे हमने फोन किया, जिसको किया वही सुन सकता है, वही जान सकता है। वे विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी के अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में व्यवस्था में क्रांति ला दी है। देखिए कि जो हमारे पास क्या है, समाचार पत्र हैं, ये क्या है, विज्ञापन भी हमें बताते हैं। आप न्यूज पेपर सुबह सुबह खोलिए, मार उसमें दिया रहता है ये वो दुनिया भर का विज्ञापन। समाचार पत्र विश्व के कोने कोने की घटनाओं को उसमें डाल करके सबके पास पहुंचाया जाता है ना। और संचार उपग्रह, यानी कि जो उपग्रह है वो हमें अंतरिक्ष के बारे में भी क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। इंटरनेट जैसे आया, संचार तंत्र में क्रांति आ गई। आपने देखा इंटरनेट के आने से बहुत तेजी से हमारा क्या हुआ कि माध्यम आगे बढ़ा, ठीक है। चलिए, यानी कि अब लोग एक दूसरे से जुड़ने में अचंभित नहीं होते, बहुत तेजी से एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके आ जाने के कारण इंटरनेट के बहुत फायदे हैं, नुकसान भी है। अगला है सेवा। सेवा विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। कुछ सेवा उद्योगों को चलाती है, कुछ लोगों को और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को। उदाहरण परिवहन तंत्र। अच्छा देखिए, परिवहन भी एक क्या है, सेवा है। और परिवहन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि उद्योग को भी चलाते हैं कच्चे माल के लिए और उसके उत्पादन माल को एक जगह से दूसरे जगह प्रेषित करना। दूसरा जो है वह इसके आधार पे क्या है, यह एक व्यक्ति को, एक वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह करता है। तो ये दोनों रूपों में क्या है, जरूरी है। सेवाओं को भी कर रहा है, लोगों को भी कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि सेवा के रूप में भी और ये व्यक्तिगत रूप में भी और औद्योगिक रूप में भी लाभकारी है। अगला देखिए, निम्न स्तरीय सेवा जैसे पंसारी की दुकान, ठीक है, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाओं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता या काव्य चिकित्सा जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत हैं। अब देखिए, ऐसा तो है कि बहुत सारे हमारे समाज में कार्य हैं, सेवाएं हैं जो लोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, लेकिन उनको वर्गीकृत किया गया है कि निम्न स्तर की और जैसे उच्च स्तर की सेवाएं। तो निम्न स्तर में जो भी आपने देखा, पंसारी की दुकान, धोबी घाट या ऐसी जो भी कार्य हैं, ये निम्न स्तरीय आते हैं और सेवा में।
और जो उच्च स्तरीय में आते हैं वे कौन है कि लेखाकार, सेवाओं में लेखाकार, परामर्शदाता या चिकित्सक, ये लोग उच्च स्तरीय में आते हैं। सेवा भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। माली, धोबी, नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी सेवा हैं जो मानसिक हैं, बहुत सारे जो है वो शारीरिक हैं, ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो शारीरिक श्रम करने वालों में सबसे निचले हम कह लें कि माली, धोबी या नाई आ रहे हैं, ये शारीरिक श्रम करते हैं। और जो हमारे अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार यानी कि जो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं वह क्या कर रहे हैं कि अगले यानी कि मानसिक श्रम का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे ताकि और भी आपको क्लास की अपडेट मिलती रहे। देखिए ये है आपके डीपीपी के प्रश्न, डेली प्रैक्टिस पेपर, और इसमें आप 5 क्वेश्चन डेली आपको मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीडी का पूर्ण रूप क्या है, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है, ये दोनों आपको जानना बहुत जरूरी है। ये सभी प्रश्न आपके होमवर्क के रूप में रहते हैं। तो ये आज का होमवर्क है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 5 प्रश्न, और इसके आंसर मिलेंगे आपको कल की क्लास में। ये है आपके 60 प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों को लगभग 30 शब्दों में उत्तर देना है। पहला, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। फिर आप देखेंगे विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। फिर चौथा, आंशिक विभाजन क्या है, ये हो गया। तो ये थे आपके होमवर्क के रूप में 60 क्वेश्चन। ये है आज जो सुबह क्लास गई थी उसके आंसर यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है, ये उसके सॉल्यूशन हो गए सुबह की क्लास की। और आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा तृतीय क्रियाकलाप या क्रियाएं कर ले और इनका वर्गीकरण, भी हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोगों ने क्या देखा, तृतीय क्रियाएं देख लिया, वर्गीकरण कर देख लिया, वर्गीकरण यहां देख लिया, ठीक है, वर्गीकरण आपने देख लिया। इसके बाद क्या आता है जी, इसके बाद आता है आपने देखा डीपीपी, फिर सॉल्यूशन, फिर आपने जो देखा जी वो था सॉर्ट। इतनी चीजें आप लोगों ने आज देखी। अगली जो क्लास होगी वो होगी लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 3 हम लोग अगली बार देखेंगे, यानी तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे जो अगली क्लास होगी। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में हमारे स्टडी भारत आर्ट्स टेलीग्राम चैनल से, और यहाँ पे आपके सारे डे वाइज आपके पीडीएफ नोट्स पड़े हुए हैं। जितनी भी क्लास आज तक गई है आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल सारी चीजें फ्री हैं। ये लेक्चर क्लास भी फ्री है, ये पीडीएफ भी फ्री है, आप यहाँ से सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बने रहें अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, और आने वाली सभी क्लासों के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, और अपने इस प्यारे से स्टडी भारत आर्ट्स के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो मतलब कि पैसे के अभाव में यानी कि आय के अभाव में वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उन तक इस लिंक को पहुंचाइए ताकि 100% क्वालिटी कंटेंट के साथ वे भी अपनी शिक्षा को ऊपर ले जा सकें और पैसे की कमी के कारण उनकी पढ़ाई ना रुके। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और 60 के माध्यम से मैं ट्रिक आप लोगों को रोज देता रहूंगा। तो ट्रिक को याद करते रहिए, आपके बेहतरीन चीजें ट्रिक के माध्यम से याद होती रहेंगी हर सब्जेक्ट की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।